नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तारीफ बहुत ज़्यादा हो गई और तारीफ़ों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे आखिर में बोलने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो भी सोच कर आते हैं सब बोला जा चुका होता है। और वैसे भी मंच पर बोलने के लिए मैं एक गलत आदमी हूं। मेरी आदत सवाल पूछने की है, भाषण देने की नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कितने महत्वपूर्ण विषय पर, इतने महत्वपूर्ण मौके पर कुछ बातें रखी जाएं जो मेरा मन कहता है। लेकिन मैं इसके पहले एक अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या इस हॉल की लाइट जलाई जा सकती है, क्योंकि पूरी लड़ाई ही रोशनी की है। बाबा साहब कहते थे कि दो लोगों के बीच में, रोशनी के बीच में अंधेरे का पर्दा नहीं होना चाहिए। तो इधर रोशनी ज़्यादा हो, उधर रोशनी कम हो, ये अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आवाज़ इंडिया टीवी को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपने एक गाढ़े वक्त में एक खतरनाक आदमी को चुना है बोलने के लिए, जो वाकई देश के लिए खतरा है, जिसकी ज़ुबान बहुत कड़वी है, तीखी है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खतरे में हैं। क्योंकि जो दौर है उस दौर की तरफ भी देखना जरूरी है कि हम किस दौर में मूक नायक का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, हम किस दौर में बाबा साहब को याद कर रहे हैं, हम किस दौर में लोकशाही शब्द जुबान पर ला रहे हैं। और ये बात इसलिए कहना जरूरी है और बार बार कहना जरूरी है क्योंकि एक लंपट बाबा कहता है कि तुम क्या सोचते हो मैं जानता हूं। मुझे लगता है कि गौतम अडानी को फौरन बागेश्वर बाबा को नौकरी पर रख लेना चाहिए, और नहीं तो बागेश्वर वाले को जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि गौतम अडानी को अगर किसी ने डुबोया है तो बागेश्वर वाले ने डुबोया है। जब वो सब कुछ जानता था तो उसने गौतम अडानी को क्यों नहीं बताया कि भाई तुम डूबने वाले हो। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं और जो मैं बताना चाह रहा हूं और जिस खतरे की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, जिस तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक आदमी कहता है कि हिंदू एक राष्ट्रीय धर्म है और पूरे देश को उसका पालन करना चाहिए, जिस तरीके से पेट फुलाकर सांस छोड़ने और सांस लेने का कारोबार करने वाला एक ढोंगी इस देश को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और हमको बोलना पड़ेगा कि हम तुम्हारी सांसों की सरगोशियां समझते हैं। कहां ले जाना चाहते हैं आप हमको? क्या बनाना चाहते हैं इस मुल्क को? क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? इस पर अब ढक छुप कर बात करने से मेरे दोस्त काम चलने वाला नहीं है। हमको खुलकर अपनी बात करनी पड़ेगी, हमको खुलकर अपनी बात सोचनी पड़ेगी, और हमको बोलना पड़ेगा कि हम किसी चिमटा बाबा, हम किसी बागेश्वर बाबा, किसी झुमटा बाबा, किसी तिलका बाबा, किसी कंप्यूटर बाबा को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। यह देश किसी कंप्यूटर बाबा, किसी झुमटा बाबा, बागेश्वर बाबा से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब से चलेगा। और इसको पत्थर की लकीर मान ले सरकार, और जिस दिन इस लकीर की एक बिंदु भी बदलने की कोशिश की गई, इस देश में आंदोलन होगा। आप सोचते हो कि सड़कों पर भाषण देकर, लोगों को बरगलाकर, इधर उधर की बात करके हमसे छीन लोगे सवाल पूछने का हक? आप सोचते हो कि हम पूछना बंद कर देंगे अयोध्या के चक्कर में कि हमारा रोजगार किसने मारा? यह होने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि काशी के चक्कर में हम पूछ देंगे महंगाई का जिम्मेदार कौन? यह होने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि आरक्षण को खत्म करने के जो चाल आप चल रहे हो, इस पर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे? यह होने वाला नहीं है।
मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, उन तमाम चेहरों को पहचानो जो आज हक मारना चाहते हैं। और वो हक किसका मारना चाहते हैं? वो हक मारना चाहते हैं इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के मुसलमानों का, इस देश की औरतों का, पसमानदा का। और आप क्यों मारना चाहते हैं हक? आप इसलिए मारना चाहते हैं कि आपको सस्ता मजदूर चाहिए, आपको फोकट में हजामत बनाने वाला चाहिए, आपको सस्ता ड्राइवर चाहिए, आपको सस्ता दरबान चाहिए, आपको सस्ता मोची चाहिए। इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि इस देश के दलित पढ़ें, आप नहीं चाहते हैं कि इस देश के पिछड़े रोजगार मांगे, आप नहीं चाहते हैं कि इस देश का आदिवासी आपकी आंखों में आंख डालकर बात करे। इसलिए आप बंद करना चाहते हैं हमारी पढ़ाई लिखाई, आप छीन लेना चाहते हैं हमसे हमारा रोजगार, आप छीन लेना चाहते हैं हमसे हमारा सपना। लेकिन हमारा ऐलान है, हम ये होने नहीं देंगे, हम ये होने नहीं देंगे और हरगिज नहीं होने देंगे। आज मूक नायक की बात क्यों आई? 100 साल बाद क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक ऐसा अखबार जिसका कुल सर्कुलेशन 700 था, कुल सर्कुलेशन 700। जब मूक नायक अपने पीक पर था, उरूज पर था, तो सबसे ज्यादा प्रतियां बिकी थी 1000 के सर्कुलेशन वाले अखबार ने, पत्रिका ने ऐसा क्या किया कि इस देश के लाखों लाख सर्कुलेशन वाले अखबार और पत्रिकाएं नहीं कर पा रही हैं। आपको क्यों लगता है डर मूक नायक से? नहीं साहब, आपको मूक नायक से डर नहीं लगता है, आपको तर्कशीलता से डर लगता है, आपको समझदारी से डर लगता है, आपको पढ़ाई लिखाई से डर लगता है, और इन सब से ऊपर आपको सवालों से डर लगता है। आप नहीं निकलने देंगे मूक नायक। और क्या परिस्थितियां बदल गई? मैं सोचता हूं कि आज से 100 साल पहले जो मूक नायक की परिस्थितियां थीं, जिसकी वजह से मूक नायक निकालना पड़ा, जिस तरीके से, जिस वजह से बहिष्कृत भारत निकालना पड़ा, जिस वजह से जनता निकालना पड़ा, जिस तरीके से जस्टिस निकालना पड़ा, क्या आज वो परिस्थितियां बदल गई हैं? क्या हम बहुत तरक्की कर गए हैं? क्या न्यू इंडिया के शोर में हम भूल जाएं कि हम कहां से चले थे और कहां पहुंचा दिए गए? क्या इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक मिल गया है? क्या हम बराबरी पर आ गए हैं? क्या आपने हमारा हक मारना बंद कर दिया है? क्या आपने हमारी तरफ नजर उठाना बंद कर दिया है? और अगर नहीं बंद किया है तो हम जानते हैं इस देश को आज एक मूक नायक की नहीं, 1 करोड़ मूक नायक की जरूरत है। आप सवाल पूछते हो, हमसे सवाल पूछते हो कि कागज दिखाना पड़ेगा, आप बताते हो कि इस देश से जाना पड़ेगा, आप कहते हो पाकिस्तान भेज देंगे। अरे नहीं, हम आपको इस देश के डस्टबिन में फेंक देंगे, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देंगे अगर आपने संविधान को आंख दिखाने की कोशिश की। यह तमाशा चल रहा है इस देश में। कोई भी कहीं से उठकर आता है, कुछ भी बोलना शुरू करता है, तालियां बजवाता है और उसके बाद नरेटिव उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। होशियारियों को समझो मेरे दोस्त, होशियारियों को समझो कि इस देश में जो टेलीविजन चैनल, मैं तो आवाज इंडिया टीवी, जब बार बार इसका जिक्र आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि रजत शर्मा के इंडिया टीवी और आपके आवाज इंडिया टीवी के बीच क्या ही अंतर है। एक तरफ गौतम अडानी का इंटरव्यू लेने वाला आदमी जिसकी जुबान कांप गई यह पूछने में कि तुम पर फ्रॉड के आरोप हैं, तुम पर 420 के आरोप हैं, तुम पर जालसाजी के आरोप हैं, तुम इस देश को लेकर डूब रहे हो, सब जुबान कांप जाती है रजत शर्मा की। और एक तरफ आप हैं जो तीखे सवाल पूछते हैं, लोगों की आंखों में आंख मिलाकर, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा हक मारा गया है, और जिसका हक नहीं मारा गया है वो सवाल पूछने का तेवर नहीं जान सकता। इस देश में दर्द वही समझ सकता है जिसने इस दर्द को झेला है। वो लोग दावेदारियां छोड़ दें। बहुत सारे नाम आए इस मंच से कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। नहीं साहब, मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप अपने चेहरों को पहचानिए, उन नामों के पीछे लगे पुछल्लों को खोजिए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिपाहियों के भेष में गिरहकट आपके मोहल्ले में घूम रहा है। पहचानो,
और इसलिए पहचानो कि अगर आज नहीं पहचानोगे तो कल आपको धोखा मिलेगा जब आपके जरूरी सवाल सामने आएंगे। जिन नामों का आपने जिक्र किया है उनसे पूछिए ना कि आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं। उनसे पूछिए कि आप जातीय जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं। उनसे पूछिए कि रोस्टर सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी समझ में आ जाएगा कि इस देश में कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। यह नहीं हो सकता है कि हमारी बात भी तुम ही करोगे और तुम्हारी बात भी तुम ही करोगे। यह नहीं हो सकता है। बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में बात की उसको क्या कहा गया? विवादास्पद बयान। अरे भाई, एक आदमी, अगर आप विवादास्पद कह रहे हैं तो पूरा हिंदी साहित्य ही कूड़ा हो जाएगा, विवादास्पद हो जाएगा। विवादास्पद बयान है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कहा कि नहीं, यह औरतों के खिलाफ है, यह दलितों पिछड़ों के खिलाफ है और इसको माना नहीं जा सकता है। उनकी पार्टी ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। बिहार में पार्टी ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये कौन लोग हैं जो एक जायज बात को विवादास्पद बताकर उसको खारिज कर देना चाहते हैं? इसमें एक से एक समझदार लोग हैं। आप उन पर गौर कीजिए कि वो कौन लोग हैं जो रामचरितमानस पर उठे सवालों को विवादास्पद बताकर अपने आप को प्रोग्रेसिव साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रगतिशील को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में ही नहीं, इस दुनिया में बाबा साहब ने कहा था कि जो औरतों के खिलाफ है वो हमारे साथ नहीं हो सकता, जो दलितों के खिलाफ है वो हमारे साथ नहीं हो सकता, जो पिछड़ों आदिवासियों पसमानदा के खिलाफ है वो हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप हमारी तरफ खड़े होकर, हमारी टोपी पहनकर हमारी तरह दिखने की कोशिश करते हो तो हम आपकी जालसाजी को समझते हैं। और आपको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि उन जालसाजों को समझिए कि इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं और क्यों उन्हें इधर के खित्ते में आकर बैठने की जरूरत पड़ी, क्यों उनको हमारी तरह की जुबान जबरदस्ती बोलनी पड़ रही है। इसलिए कि मामला आकर टिक गया है 80-20 पर। वो जानते हैं कि यह देश हम चलाते हैं, वो जानते हैं कि यह देश हमारा है। ये जो 5% लोग हमसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना, इनकी नागरिकता का प्रमाण पत्र हम चेक करेंगे कि तुम कहां से आए हो। तुम नहीं चेक करोगे हमारा कि कागज दिखाओ, हम तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगेंगे। टोपी वाले बाबा और पगड़ी वाले बाबा, हम पूछेंगे तुमसे, तुम्हारे पुरखों का जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे और तब हम आपसे बात करेंगे कि आप हमको देश से खारिज करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हम आपकी भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम आपकी जुबान नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हक की बात करते हैं और आप मंदिर में घंटी हिलाने की बात करते हैं। मैं इसलिए मूक नायक को लेकर बहुत अभिभूत रहता हूं कि उस अखबार ने पहली बार इस देश में सवाल पूछा कि हमारा हक कहां है। पहली बार एक संगठित तौर पर आवाज उठी कि आप हकमारी कर रहे हो। यह वो दौर था जब मूक नायक के बारे में लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार में यह भी छापने से मना कर दिया था कि आज से यह अखबार शुरू हो रहा है। जबकि यह उस समय की परंपरा थी कि जब कोई नया अखबार, नई पत्रिका आती थी तो सारे अखबार और पत्रिका उसमें छाप देते थे कि आज से यह नया रिसाला आया है। पैसा देकर भी नहीं छापा। इसके बाद बाबा साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा हम समझते हैं तुमको, तुम स्वयंभू लोकमान्य हो, तुमको किसी ने लोकमान्य नहीं बनाया है, तुमको एक जात के छटे हुए लोगों ने लोकमान्य बना दिया। तो उन्होंने क्या किया? अपने एक दोस्त की एक दुकान खुलवाई और उस दुकान का नाम रखा लोकमान्य जूते चप्पल वाला। हां, तो मूक नायक तो बंद हो गया 1 साल के बाद, लेकिन वो लोकमान्य जूते चप्पल वाला बंद नहीं हुआ। अखबार कई तरह से काम करते हैं। केवल 6 महीने तक निकाला था बाबा साहब ने, उसके बाद उन्होंने दूसरे को सौंप दिया था और फिर बंद हो गया। 1000 सर्कुलेशन, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान हमारी जिंदगी में आज तक कायम है। हम कह सकते हैं, आप लीजिए उदंत मार्तंड का नाम, आप लीजिए हिक्की के बंगाल गजट का नाम,
हम तो मूक नायक का नाम लेंगे, हम तो बहिष्कृत भारत का नाम लेंगे, हम तो जस्टिस, समता, जनता का नाम लेंगे। और इसलिए लेंगे कि हमारा इतिहास वहीं से जुड़ता है, हमारा दर्द वहीं से जुड़ता है। लड़ाई है आपके पाखंड में और हमारे अधिकार में। आप पाखंड के साथ हम पर राज करना चाहते हो और हम अपने अधिकार के साथ इस देश को समता, न्याय और बंधुत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये दोनों रास्ते, किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, ये दोनों रास्ते मिलते नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई आपको ये कहता है कि हम थोड़ा धर्म की बात कर लेंगे, थोड़ा हिंदू राष्ट्र की बात कर लेंगे, फिर थोड़ा बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी पहना लेंगे, थोड़ा सा हम फिर ये पेरियार की भी बात कर लेंगे, फुले की भी बात कर लेंगे, रमा माई की भी बात कर लेंगे, तो झांसे में मत आना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। गफलत हुई, आपको बताना चाहता हूं कि यह गफलत हुई, ये प्रयोग हुए कि बाबा साहब के नाम पर खड़े हुए लोगों ने ऐलान किया कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। बाबा साहब के नाम पर खड़े हुए लोगों ने अयोध्या से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। बाबा साहब के सपनों से छल करने वाले लोगों ने हाथ में त्रिशूल लेकर फोटो खिंचवाया और उन लोगों को इस देश की जनता ने खारिज कर दिया। यह फर्जीवाड़ा था, यह उस दिन भी फर्जीवाड़ा था, यह आज भी फर्जीवाड़ा है, यह कल भी फर्जीवाड़ा है। इसलिए होशियार उन लोगों से मत रहना जो लोग साफ साफ कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। होशियार रहने की जरूरत उन लोगों से है जो लोग बाबा साहब की मूर्ति पर सबसे लंबी माला पहनाते हैं और पीठ में छुरा भोंकते हैं। हम क्या बात करना चाहते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, हमारे सपने क्या हैं? क्या देश का मतलब सिर्फ एक झंडा है? क्या देश का मतलब सिर्फ एक सरकार है? क्या देश का मतलब सिर्फ कुछ चुने हुए लोग हैं? क्या देश का मतलब चौड़ी सड़कें, साफ मकान, अस्पताल और इमारतें हैं? नहीं साहब, देश का मतलब सपने हैं, देश का मतलब उम्मीदें हैं, देश का मतलब आश्वस्ति है, देश का मतलब बराबरी है, देश का मतलब न्याय की आस है, देश का मतलब बंधुत्व है। और अगर आप बराबरी, न्याय, बंधुत्व के खिलाफ जाकर हमको ऊंची इमारतें दिखाकर कह रहे हो कि भारत बदल रहा है, नहीं साहब, आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो और हम आपको बदलने नहीं देंगे। हम आप ही से अपना काम करवाएंगे, हम आप ही से अपने संविधान की हिफाजत करवाएंगे और हम आप ही से कहलवाएंगे कि यह देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के रास्ते पर चल सकता है। एक ढोंगी ने जो हरिद्वार में बहुत सारे लोगों की जमीनें कब्जा करने का आरोपी है, आपके महाराष्ट्र में आया था, उसने क्या कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर देश संविधान से चलेगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और उसने कहा कि नहीं, देश संविधान से चलेगा और जीवन हिंदुत्व के विधान से चलेगा। वाह रे भाई, कमाल है। मतलब आप इतने होशियार हो गए। एक नेता हुए शरद यादव, पिछले दिनों उनका निधन हुआ। उन्होंने संसद में कहा था कि एक ही जगह थी जहां हम लोगों के दुख दर्द की बात किया करते थे, जहां हम लोगों की उम्मीदों की बात किया करते थे, जहां हम सोचते थे कि इस देश को कैसे संविधान के रास्ते पर और बेहतर तरीके से ले जाया जा सकता है, वहां भी इन झुमटा बाबा और चिमटा बाबाओं ने कब्जा कर लिया। ये लोग इस देश के लिए नासूर हैं, इनसे बचना। वो चेतावनी आज भी मेरे दोस्त अपनी जगह कायम है, क्योंकि यह देश उन लोगों से बनेगा, उन लोगों से बढ़ेगा और उन लोगों से चलेगा जो लोग इस देश की मिट्टी में, इस देश के लोक में रचे बसे हुए हैं। मुझे हमेशा हैरानी होती है, आप लोग भी सुनते होंगे ना, हिंदुत्व में कुछ लोग कहते हैं कि ये फला बाबा जो है ये जगत गुरु है। मैं सोचता हूं कि इस आदमी ने आज तक साइकिल का पहिया भी नहीं बनाया है। ये हवाई जहाज, कंप्यूटर, हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो, जो आदमी इतनी मोटी तोंद वाला, जो 4 आदमी की मदद के बिना उठ नहीं सकता है, जिसने आज तक एक सुई नहीं चलाई है, वो जगत गुरु बनता फिरता है। और तुम
बाबा साहब की तौहीन करके इन जो जगत गुरुओं की जमात बिठा रहे हो, इन सब की औकात बताएंगे, इन सब की औकात बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन जगत गुरुओं की भाषा अब बदलने लगी है। मैं ये बात इसलिए सख्ती के साथ कह रहा हूं कि जब बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले ने कहा कि हम तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे, हम तुम्हारा इतिहास जानते हैं, हम तुम्हारे चाचा ताऊ का नाम जानते हैं, तो इस देश के एक शंकराचार्य ने कहा मुझे गर्व है मैं उसका गुरु हूं। यह शर्मनाक था। आप तर्कशीलता से हमको दूर ले जाना चाहते हो, आप वैज्ञानिकता से हमको दूर ले जाना चाहते हो। 70-72 साल में यह जो देश बना है वो किसी झुमटा बाबा और किसी चिमटा बाबा से नहीं बना है, संविधान से बना है, तर्कशीलता से बना है, वैज्ञानिकता से बना है, हमारी और आपकी मेहनत से बना है, किसानों के खून और पसीने से बना है, नौजवानों की टूटी हुई उम्मीदों से बना है। आप इतने सारे लोगों को खारिज करके अगर हमारे माथे पर बाबाओं को नचाना चाहते हो तो माफ कीजिएगा, हम आपको इस मुल्क में रहने के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। और वाकई आप यहां रहना चाहते हो तो आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। बाबा जी, यह देश आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इस देश के तमाम बाबाओं को सोच लेना चाहिए कि उनको देश के हिसाब से रहना पड़ेगा। इस देश को अपने हिसाब से बनाने की उम्मीद छोड़ दें वो, क्योंकि हमको पता है हम कौन सा देश चाहते हैं। हमको पता है कि हम अपनी उम्मीदों को, अपनी आश्वस्तियों को, अपनी सोच को कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन यह बड़ा मुश्किल काम है। यह काम मुश्किल क्यों है? और तब मुझे मूक नायक की याद आती है कि इस देश में खुल कर नाम ही ले लिया जाए, ढकी छुपी बात क्यों की जाए। एबीपी न्यूज का रायपुर का रिपोर्टर जाकर बागेश्वर के पैरों में बैठ जाता है, आपने देखा होगा। और वो क्या कहता है? बाकायदा चैनल की माइक आईडी लेकर कहता है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। मुझे तो पहले इस आचार्य की डिग्री चेक करनी है कि तुमको आचार्य की डिग्री दी किसने है, और फिर पता करना है कि वो यूनिवर्सिटी तो जाली नहीं है। ये सारे आचार्य बने फिर रहे हैं। काहे बात के आचार्य हो भाई? तुम 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हो, बने फिर रहे आचार्य, जगत गुरु, श्री। एक आदमी तो 2 श्री लगाता है अपने नाम में, कमाल है। मतलब हमको सिखाया गया था कि पिताजी के नाम पर या बड़े लोगों के नाम पर श्री लगाना चाहिए। यह हमारा प्रेरोगेटिव था कि हम लगाएंगे नहीं। उसको यकीन ही नहीं है कि लोग हमारे नाम के आगे श्री लगाएंगे कि नहीं, इसने उसने पहले ही 2 श्री लगा लिया। कमाल है। और उस पर आरोप क्या है? जब वो नाच गाने खेल तमाशे का कार्यक्रम करता है दिल्ली में, तो एनजीटी ने 5 करोड़ का जुर्माना लगाया और वो आदमी भाग गया। वो जालसाजी का आरोपी भाग गया। उस पर कर्नाटक में बहुत सारे मुकदमे हैं। तमिलनाडु में जब सरकार बदली, स्टालिन की सरकार आई, तो वो बहुत दिनों तक फरार रहा, क्योंकि वो आदिवासियों की जमीन कब्जा करके आश्रम में उसने झील बनवाई है अपनी अय्याशियों के लिए। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम अखबार की बात कर रहे हैं, जब हम पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं, तो मूक नायक कैसे प्रासंगिक हो जाता है। यह इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि एक तरफ बागेश्वर के पैरों में झूमता हुआ एबीपी न्यूज का रिपोर्टर है और दूसरी तरफ मूक नायक है, सीधा, सच्चा, साधारण। हमको समझना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या, और हमको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कल बजट पेश होने वाला है। आपको पता है, इस देश का एक चैनल जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, उसने अपने एंकरों को क्रेन में बिठा दिया है, क्रेन में, और कह रहा है कि हम आसमान से दिखाएंगे आपको बजट। मुझे तो लगता है उनका पैसा कम पड़ गया होगा, वो मंगल जाना चाहते होंगे वहां से उनको, क्योंकि जमीन पर रह के उनको देश की परिस्थिति नहीं दिखाई। अरे बेशर्मो, तुमको बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है, तुमको किसानों की पीठ पर पड़ती हुई लाठियां नहीं दिखाई देती हैं, तुमको नौजवानों की आंखों का मरा हुआ सपना नहीं दिखाई देता है। तुम क्रेन पर चढ़कर इस देश के बजट को समझने का ढोंग रचते हो। यह बात कहनी पड़ेगी कि तुम ढोंगी हो, पत्रकार नहीं। पत्रकार वो लोग हैं जिन्होंने मूक नायक से अपनी पत्रकारिता सीखी है। पत्रकार वो लोग हैं जिन्होंने बहिष्कृत भारत के प्राकथन को पढ़ा है।
पत्रकार वो लोग हैं जो समझते हैं पेरियार को, जो समझते हैं माता फुले को, जो समझते हैं बाबा साहब को। आप जो करना चाहते हो और आप जो कहना चाहते हो और आप जहां लेकर जाना चाहते हो हमको, उन सब बातों पर खुलकर बात होनी चाहिए। ये क्यों नहीं करते? इतना बड़ा देश ये क्यों नहीं दिखाते? ये इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या परिस्थितियां बदल गई, जिन परिस्थितियों की वजह से बाबा साहब को मूक नायक निकालना पड़ा था। ये क्यों क्रेन पर बैठ गए? ये क्यों जाकर बागेश्वर बाबा के पैरों में बैठ गए? ये क्यों हिला रहे हैं घंटी बनारस से लेकर अयोध्या और मथुरा तक? इसलिए कि इन संस्थानों में हमारी और आपकी हिस्सेदारी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन संस्थानों में दलित नहीं है, जिन संस्थानों में पिछड़े नहीं हैं, जिन संस्थानों में आदिवासी नहीं है, मुसलमान नहीं है, किसानों के बच्चे नहीं हैं, वो संस्थान कुछ भी कर सकते हैं, पत्रकारिता नहीं कर सकते। इसलिए पत्रकार, अगर आप एक शब्द सुनते हैं और समझते हैं, तो इस देश में पत्रकार वही हो सकता है जो जानता है कि इस देश के सबसे दबे कुचले लोग क्या झेलते हैं, क्या बर्दाश्त करते हैं। 2 दिन तक भूखे पेट सोने वाले लोग, उनका दर्द वो लोग नहीं बता सकते हैं जो 20 रोटियां फेंक दिया करते हैं कूड़े में। बात आ गई है दर्द पर, बात आ गई है हमारे सपनों पर, बात आ गई है संविधान पर, बात आ गई है देश के विधान पर। तो सवाल है कि क्या इसको जाने दिया जाए या फिर इस पर बात की जाए, हालात को बदलने की कोशिश की जाए, या समझा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, कौन लोग जिम्मेदार थे, क्यों मूक नायक जिंदा नहीं रहा। मैं कुछ कड़वी बातें करना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग सकता है और उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेना चाहता हूं। मुझे हमेशा, आज हम सब बैठकर मूक नायक का जश्न नहीं मना रहे मेरे दोस्त, मूक नायक का मरसिया पढ़ रहे हैं, मूक नायक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये कोई उत्सव की सभा नहीं, मुझे शोक सभा दिखाई दे रही है। इसलिए दिखाई दे रही है कि वो लोग तो सब कुछ बचा ले जाते हैं। मूक नायक कब निकला? जब इस देश में लिटरेसी 10% के आसपास थी, जब इस देश के विश्वविद्यालयों में दलितों पिछड़ों का दाखिला नहीं होता था, जब इस देश के किसी भी सत्ता में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, तब निकला मूक नायक, तब जिंदा रहा। तो आज क्यों मूक नायक नहीं है? आज तो कई कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं, कई कई राज्यों में हमारे लोग कई कई बार मुख्यमंत्री रहे। इस देश में 100 से ज्यादा सांसद हैं जो दलित और पिछड़े और आदिवासी, उससे भी ज्यादा 250 से ज्यादा बिरादरी से आते हैं। तो मूक नायक क्यों नहीं निकला? वो तो सब कुछ बचा ले जाते हैं। स्वदेश एक घटिया सा अखबार, वो बचा हुआ है। अभी 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर ने 75वीं वर्षगांठ मनाई है कि हम 75 साल के हो गए, और उन लोगों ने इसको उस दौर में बचाया जब न उनकी सरकारें थीं, न उनको चंदा देने वाले लोग थे, न उनको उनकी तरफ खड़े होने वाले लोग थे, तब भी वो बचाते रहे उसको। पहला संपादकीय मूक नायक, बाबा साहब ने क्या लिखा? उन्होंने ये लिखा कि तुमको बदलने का, तुम्हारे विचारों को बदलने का, तुमको सोच समझ और की शक्ति से लैस करने का इससे बेहतर जरिया मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं एक वाजिब बदलाव चाहता हूं और स्थायी बदलाव चाहता हूं, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। तो जिस समय इस देश में न हमारी सरकार थी, न हमारी पढ़ाई लिखाई थी, न हमारे पास पैसा था, न हमारे लोग मजबूत थे, तब मूक नायक निकलता है। और आज जब इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का नाम लिए बगैर कोई नेता खड़ा होने की कोशिश नहीं कर, सोच नहीं सकता, तब मूक नायक जैसा कोई अखबार नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? इसका मतलब है नीयत में खोट था। इसका मतलब है कि आप समझ ही नहीं पाए कि आप कब से हमारी बात करते करते हमारे गद्दार में तब्दील हो गए। आपने हमको धोखा दिया है। आप जिस राजनीति के रास्ते पर चले थे,
हमने आपको माथे पर बैठाया, हमने आपकी जय बोली, हम भूखे पेट रहे और आपको हवाई जहाज में घुमाया, और आपने हाथ में सत्ता आते ही तुरंत त्रिशूल थाम लिया, तुरंत तलवार थाम लिया, तुरंत परशुराम की मूर्ति लगाने लगे। क्यों नहीं सोचा? इस देश की दलित लीडरशिप ने, पिछड़ी लीडरशिप ने, आदिवासी लीडरशिप में, आज भी इस देश के कम से कम 2 राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और वो भाजपा के नहीं हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं। तो क्यों वो नहीं सोचते कि हमको मूक नायक निकालना चाहिए? बहुत पैसे की बात नहीं है। मैंने इस देश एक राज्य में राज कर रही एक पार्टी के लोगों से कहा कि साहब ये रहा बजट, ये रहा प्लान, और मैं कर दूंगा मुफ्त में काम, आप निकालिए। मैंने कहा आप कहिए तो सही कि हम निकालना चाहते हैं, मैं इस देश की सड़कों पर अपना झोला लेकर घूमूंगा, लोगों से अठन्नियां चवन्नियां बटोरूंगा, लेकिन आपकी नीयत तो हो। वो क्या कहते हैं, अरे इसका जितना 2 साल का बजट है उतने में तो हम चुनाव लड़ लेते हैं। तो आप चुनाव लड़ने के लिए मूक नायक नहीं निकलने देना चाहते हैं। आप इसलिए मूक नायक को नहीं निकलने देना चाहते हैं क्योंकि आप दरअसल पाखंडी हैं और आपको वैचारिक परिवर्तन से डर लगता है। तो सत्ता परिवर्तन और वैचारिक परिवर्तन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सत्ता बदल देते हो। अब मुझे बताइए कि माननीय नीतीश कुमार को क्या माना जाए? कल को वो भाजपा के साथ थे, आज वो आरजेडी के साथ हैं, कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। सत्ता भी बदल गई, मुख्यमंत्री नहीं बदले, तो उन पर भरोसा करना है कि नहीं करना है, यह सोचने की बात है। यही बात आती है वैचारिक परिवर्तन की, कि आप जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं करेंगे, हमको इस बात के लिए इक्विप नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे कि हम आने वाले दिनों में अपने हकों हुकूक के पक्ष में तनकर खड़े रह सकें, उस दिन तक इस देश में हमारी और आपकी बात नहीं मानेगा। उस दिन तक मूक नायक को अकाल मृत्यु मरना होगा, उस दिन तक बहिष्कृत भारत को अकाल मृत्यु मरना होगा। अब सवाल है कि क्या हम और आप अपने पुरखों के सपनों को, उनकी निशानियों को अकाल मृत्यु मरने देने को तैयार हैं? क्या यह जिम्मेदारी नहीं है हमारी कि हम फिर से जिंदा करें उन चिन्हों को, उन निशानों को जो हमारी छातियों पर छपे हुए हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे पुरखे कौन। आपने शहीद जगदेव का नाम सुना होगा। बिहार में जब शहीद जगदेव हुआ करते थे और पहली बार उन्होंने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शहीद जगदेव को चौराहे पर गोली मारी गई, चौराहे पर गोली मारी गई, और थानेदार शहीद जगदेव की लाश को जीप से घसीटता हुआ थाने लाया, मरे हुए शहीद जगदेव के मुंह में पेशाब किया, मुंह में, फिर गोली मारी। और तब वो शहीद जगदेव को छाती में भी गोली मार सकता था, पीठ में भी गोली मार सकता था, लेकिन उसने माथे में गोली मारी। क्यों माथे में गोली मारी? क्योंकि आपको सोच और समझ से डर लगता था। यह सिंबॉलिक था कि हम आपको आपके तरीके से सोचने और समझने नहीं देंगे, हम आपको आपके तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम आपको आपकी तरह का भारत नहीं बनाने देंगे, हम आपको आपके संविधान के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इसलिए इस देश में शहीद जगदेव को मरना पड़ता है। हम बड़े निष्ठुर लोग हैं मेरे दोस्त, और निष्ठुर ही नहीं है, हम बहुत पाजी और पाखंडी हैं। आपने अजय मिश्रा टेनी का नाम सुना है? 8 लोगों को कुचल देने का आरोपी है उसका बेटा, अभी अभी जेल से बाहर आया है। आपने सुना उसका इस्तीफा हुआ है? सुना? इस देश में आपने आजम खान का नाम सुना? उनकी सदस्यता चली गई विधानसभा की। और इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, अनुराग ठाकुर ने नारे लगाए, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए, और उसको प्रमोट करके उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और वो भी सूचना प्रसारण मंत्री, जिसका काम है
लोगों की जुबान पर लगाम रखना। मतलब जिसकी जुबान सबसे खराब है उसी को जुबानों का पहरेदार बना दो। यह क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं यह धुप्पल में नहीं हुआ, गफलत में नहीं हुआ, यह जानबूझकर किया गया, क्योंकि वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। उनको ऐसे लोग सूट करते हैं, उनको ऐसे ही चलना है। और हम क्या करते हैं? हम लालू यादव के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने कभी आरएसएस से समझौता नहीं किया, कभी जातिवाद के पाखंड में उस आदमी ने अपने आप को गिरने नहीं दिया। हमने उसको चारा चोर बना दिया। एक भी आदमी नहीं कहता कि लालू यादव हमारे नेता हैं। इसलिए नहीं कि आपका दिल नहीं कहता है, इसलिए कि आपका दिमाग नहीं कहता है। हम और आप बहुत होशियार हो गए मेरे दोस्त, क्योंकि जिन लोगों ने हमको कीचड़ से निकाला, जिन लोगों ने हमको दलदल से निकाला, बिहार में, उत्तर प्रदेश से कहावत चली थी कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। मतलब आरक्षण कहां से आएगा? क्या कर्पूरी ठाकुर की मां पैदा करेगी? वहां से आए हैं हम। हमारे लोगों ने वो लड़ाइयां लड़ी हैं। आप याद तो करो, हजारों लोग निकल आएंगे जहां हमारे निशान जुड़े हुए हैं। मूक नायक को याद करना इसलिए जरूरी है, मैंने कहा ना कि मूक नायक हमारी छातियों पर छपा हुआ स्तंभ है, उसको मिटाने की कोशिश हुई है। मूक नायक को जिंदा करना इस देश में सोच समझ वैचारिक बदलाव पर एक मुहर होगी। इसलिए मैं यहां अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि वो तमाम लोग जुड़े और वही मूक नायक निकले, उसी सिंबल के साथ निकले, उसी निशान के साथ निकले, तुकाराम की उन्हीं पंक्तियों के साथ निकले। और तब तय होगा कि इस देश को चलाने वाले लोग असल में क्या चाहते हैं और इस देश में रहने वाले लोग असल में क्या चाहते हैं। जब तक इन दोनों के बीच में फर्क है, मूक नायक की जरूरत बची रहेगी। एक लंपट आदमी कहता है कि इस देश को सनातन धर्म पर चलना होगा, हिंदुत्व, हिंदू धर्म राष्ट्रीय धर्म है। नहीं साहब, आप झूठ बोलते हो, यह राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुजरी रात भी हमारे एक बच्चे ने घड़े का पानी पी लेने की वजह से अपनी जान दी है। गुजरी रात हमारे एक भाई ने घोड़ी चढ़ जाने की वजह से अपनी जान दी है। गुजरी रात हमारे भाई ने पीठों पर जख्म खाए हैं। गुजरी रात किसी तबरेज अंसारी को मारा गया है, मॉब लिंच किया गया है। और आप कह रहे हो कि हम और आप बराबर हैं। हम और आप कैसे बराबर हो गए दोस्त? हम और आप उस दिन बराबर होंगे जिस दिन हम कहेंगे कि हम क्या चाहते हैं और आप कहेंगे हम वही करेंगे। जब तक यह भेद बचा हुआ है हमारे सपनों में और आपकी साजिशों में, इस देश में मूक नायक की जरूरत बची रहेगी। इस देश में बहिष्कृत भारत की जरूरत बची रहेगी। इस देश में जरूरत बची रहेगी जस्टिस की। इस देश में जरूरत बची रहेगी हमारी और आपकी सोच की, ईमान की। लेकिन यह काम बड़ा मुश्किल है। यह काम इसलिए मुश्किल है कि जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, वहां जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, जिनके एस्पिरेशंस ज्यादा हैं, उनको सबसे नीचे रखा गया है। पहले एडिटोरियल में लिखा गया था, मूक नायक में बाबा साहब ने लिखा था कि हम सब ऐसे मंजिलों में बटे हुए हैं जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यह समाज बराबरी के बारे में सोचने के लायक नहीं है। यह समाज न्याय बंधुत्व के बारे में सोचने के लायक नहीं है। इसको बराबर करना पड़ेगा और इसको बराबर करने का इकलौता तरीका यह है कि हम और आप कम से कम बराबरी के बारे में सोचना शुरू करें। यह काम झूठ की मंडी में सच को लेकर लड़ने की तरह है कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। बला से ना हो खरीदार, आओ सच बोलें। हमारी समझदारी, हमारी चेतना, हमारी तर्कशीलता, हमारी वैज्ञानिकता जवाब है इस देश में उस सोच का जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं?
वो संविधान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि जिस दिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे और आपके संविधान एक किताब नहीं है मेरे दोस्त। संविधान कोई किताब नहीं है। संविधान हमारे और आपके जिंदा रहने की आखिरी गारंटी है। संविधान, हम और आप उसी दिन तक जिंदा हैं जिस दिन तक यह संविधान है। इस देश के संविधान में हर बदलाव इस देश की सत्ता को और क्रूर बनाता है, इस देश को चलाने वालों को और अन्यायी बनाता है, और बर्बर बनाता है, और वहशी बनाता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों की बातें करते हैं, और फिर उसके प्रभाव में आते हैं, और फिर उस नैरेटिव पर सोचना शुरू करते हैं, इस साजिश को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने लोगों को पहचानो मेरे दोस्त। वो लोग कौन हैं जो तुम्हारे बीच से आए हैं, तुम्हारी तरह की सोच रखते हैं, तुम्हारी तरह की बात करते हैं। आयात किए हुए लोग मंडियों में माल बेच सकते हैं, वो किसान नहीं हो सकते हैं। आयातित लोगों पर भरोसा बंद करो। वो लोग जो दूसरी जगहों से आए हैं और मजबूरी में हमारी और आपकी जुबान बोलने लगे हैं, वो पहली फुर्सत में पलट जाएंगे। वो पहली फुर्सत में हमारी गर्दन पर अपना पैर रख देंगे, और उस दिन आपको लगेगा हमसे गलती हो गई। हम और आप तो बहुत मामूली लोग हैं मेरे दोस्त। इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने ये गलतियां की हैं जो हमारी और आपकी बात करते हुए चले थे। जब उनके हाथ में ताकत आई, जब उनके हाथ में सत्ता आई, जब वो हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे, तो उनको उन्हीं लोगों से वैधता चाहिए थी जो लोग हमको कुचल रहे थे। उनको उन्हीं लोगों के बीच उठना बैठना था जो दरअसल हमारी सोच, हमारे सपनों के लुटेरे थे। और जब उनका सब कुछ लुट गया, तब उनको ख्याल आया कि ये तो गलती हो गई। लेकिन सब कुछ गंवा कर होश में आए तो क्या आए। तो इसके पहले कि हम लोग सब कुछ गंवा बैठे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम और आप अपने नेताओं को पकड़ें, उनको पकड़ें। हमारा काम केवल चुन लेना नहीं है, हमारा काम चुन लेने के बाद अपनी सोच और समझ के हिसाब से उनसे काम करवाना भी है। तो हम में से बहुत सारे लोगों का एक मिशन होना चाहिए कि हम अपने लोगों को कहें कि आप मूक नायक दोबारा कब शुरू कर रहे हैं। हम अपने लोगों को कहें कि आप आवाज इंडिया टीवी के लिए क्या करने वाले हैं। हम अपने लोगों को कहें कि आप हमारी तरह के लोग जो वाकई में दुख, दर्द और वैज्ञानिकता, तर्कशीलता, बराबरी, न्याय, बंधुत्व की बात करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं। और अगर नहीं करने वाले हैं तो आप हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। यह बात साफ साफ करनी पड़ेगी। अब यह बात इसलिए, देखिए, एक चीज तय है कि इस देश में सबसे ज्यादा जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस देश में बहुत सारी सीटें आरक्षित हैं दलितों के लिए, और उनमें से भी सबसे ज्यादा जो आरक्षित सीटें हैं उस पर चुनकर आ गए हैं बीजेपी के दलित। इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं। जब उनके, मैं पूरी गरिमा में सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जब यह ऐलान हुआ कि वो राष्ट्रपति होने जा रही हैं, तो सबसे पहले शंकर जी के मंदिर में गई। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ उम्मीदों की बात करना चाहता हूं कि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी, इस देश में सबसे ज्यादा दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और इस देश के सबसे ज्यादा पिछड़े सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और उस पार्टी की सरकारें कह रही हैं कि हिंदू जो है वो राष्ट्रीय धर्म है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये दोनों एक साथ कैसे सच हो सकता है? या तो हम मान लें कि इस देश में दलितों का राज आ गया, या तो हम मान लें कि इस देश में पिछड़ों का राज आ गया, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल पोजीशन में दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं थे। तो या तो हम इसको मान लें, लेकिन क्या हम इतने इनोसेंट लोग हैं? क्या हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हम इन चीजों को समझते नहीं हैं? या फिर हम समझते हैं और अपनी आंख बंद करके रखना चाहते हैं? तो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त।
हमको अपनी गर्दन रेत से बाहर निकालनी पड़ेगी। हमको देखना पड़ेगा कि सूरज कब निकलता है, हमको देखना पड़ेगा कि सूरज किन लोगों के आंगन से निकलता है, और हमको देखना पड़ेगा कि हमको कौन लोग बता रहे हैं कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है। तुम उधर देखो, सच ये है कि सूरज पश्चिम से निकलता नहीं है, पश्चिम में डूबता है। आप हमको डूबता हुआ सूरज दिखाकर अगर ये साजिश रच रहे हो, ये भ्रम पैदा करना चाहते हो कि सूरज निकल रहा है, तो आपको समझ रखनी चाहिए कि सूरज निकल नहीं रहा है, सूरज डूब रहा है। आप यकीन करो मेरा, क्योंकि आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारा और आपका सूरज डूबने से कोई रोक नहीं सकता है। हमको डूबते हुए सूरज को दिखाकर उगते हुए सूरज का जो सपना दिखाया जा रहा है, उस फरेब को, उन साजिशों को, उस कॉन्स्पिरेसी को समझना पड़ेगा। सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी और हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बात जाति की नहीं है, बात जातीय उत्पीड़न की भी नहीं है। और मैं तो यहां यह लकीर भी मिटा देता हूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, सवर्ण, मैं तो उनके भी पक्ष की बात कह रहा हूं कि बात मनुष्यता की है। मनुष्यता बचेगी, बराबरी बचेगी, न्याय बचेगा, बंधुत्व बचेगा, तो आप भी बचोगे। नहीं तो हमारा मकान थोड़ी है इस मोहल्ले में अकेले, आप भी डूबोगे। इसलिए जो लोग सोच रहे हो कि आज आरक्षण खत्म हो जाएगा तो कल तुम भी नौकरी में रह जाओगे, ये होने वाला नहीं है। डमरू बजाकर चला जाएगा वो कैलाश की तरफ, तुम ढूंढते रहना नौकरी। फरेब हुआ है, हमारे और आपके सपनों के साथ फरेब हुआ है। कैसे हुआ है? आप देखो कि आज से 20 साल पहले इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। आज इस देश में 200 से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आप जो कहते हो आरक्षण की बात, तो पहले तो यह तय हो जाए कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में कौन लोग पढ़ते हैं, उनका सोशल ऑडिट होना चाहिए, और किन लोगों के लिए खोली गई ये यूनिवर्सिटीज। आपने सुना होगा कि इस देश की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है, जिनको हम लोग पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी कहते हैं, उन पर बहुत दबाव है कि आप पैसा कमाओ और यूनिवर्सिटी चलाओ। पहले यूजीसी ग्रांट देती थी कि आप ये पैसा लो और यूनिवर्सिटी चलाए। ये जब से हमारे महामानव आए हैं ना, उन्होंने बना दिया है हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हेफा क्या है? हेफा जो है एक बैंक की साझेदारी के साथ यूजीसी का उपक्रम है। वो यूनिवर्सिटीज को क्या कहता है? वो कहता है कि आप हमसे कर्जा लो और आप अपना सेल्फ स्पॉन्सर्ड कोई कोर्स शुरू करो और बाद में हमको चुका दो, थोड़ा सूद कम देना। मतलब इस देश के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटीज के लोग, प्रोफेसर, उनको बैंक एजेंट की तरह काम करना पड़ेगा कि आप लड़कों को फंसा कर लाओ, फीस बढ़ाओ और यूनिवर्सिटी चलाओ। और देखिए यह क्यों किया गया? कौन लोग पढ़ते हैं पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज में? दलितों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, काम करती हैं जो औरतें घरों में, उनके बच्चे, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे, मुफ्त में हजामत करने वालों के बच्चे, मोचियों के बच्चे, कहारों के बच्चे, महारों के बच्चे। आप कहते हो कि हम आपकी फीस महंगी करेंगे और नहीं तो आपकी यूनिवर्सिटी बंद कर देंगे। आप इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अमीरों के लिए अलग यूनिवर्सिटी खोलनी शुरू कर दी। यह तय होना चाहिए कि किन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। यह तय होना चाहिए कि किन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी में, जहां 20-20 लाख रुपए की फीस लगती है एक एक बच्चे की पढ़ाई में। हमारी हैसियत तो नहीं थी। तो मैं फिर से वहीं आना चाहता हूं कि आप इस देश के शिक्षा संस्थानों पर ताला लगा देना चाहते हो, आप इस देश के नौकरी देने वाले संस्थानों पर ताला लगा देना चाहते हो, आप ताला लगाना चाहते हो उन लोगों के दिमाग पर जो आपसे सवाल पूछते हैं कि ये जो कर रहे हो इसके पीछे आपके इरादे क्या है। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो चीजें चल रही हैं उसको पहचानने की जरूरत है, और केवल पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने हक व हुकूक के लिए लड़ने की जरूरत है और कस के बोलने की जरूरत है। अब शर्माने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त, अब लिहाज के साथ बात करने का वक्त गया। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम इतनी सीधी बात क्यों करते हो। मुझे लगता है कि कभी मैं टेढ़ी बातें भी करता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब सीधी बात अगर ना करें तो सीधी बात करेंगे कब। तो ये आप तय करो कि जब आपके बच्चे
आपकी आने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेंगी कि जब इस देश के यूनिवर्सिटीज पर ताला लगाया जा रहा था, जब इस देश में आरक्षण को खत्म किया जा रहा था, जब इस देश में नौकरियों को छीना जा रहा था, जब हमसे हमारी जुबानों को छीना जा रहा था, जब स्वतंत्र मीडिया पर पहरा लगाया जा रहा था, हमारे भविष्य को लूटा जा रहा था, तो आप कहां थे? मैं तो कहूंगा कि मैं किसी चंद्रपुर में, किसी नागपुर में, किसी दिल्ली में, किसी बिलासपुर शहर में बैठकर लोगों को बता रहा था कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। इस धोखे को पहचानने की जरूरत है। इस धोखे को पहचाने बगैर इससे लड़ा नहीं जा सकता है। और इस इतने विस्तार से मूक नायक के बहाने अपनी बात मैंने इसलिए रखी कि आप समझें कि सारी चीजें एक हैं। हमसे केवल पढ़ाई नहीं छीनी जा रही है, आपसे पढ़ाई इसलिए छीनी जा रही है कि आपके हाथों में तलवार थमाया जा सके, आपसे गर्दनें कटवाई जा सकें, आपसे नारे लगवाए जा सकें। वो कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की जय बोल रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों की गर्दनें काट रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इस देश के अध्यापकों को बंद कर रहे हैं जेलों में? ये वो लोग हैं जिनसे उनसे पढ़ने का हक छीना गया है। वो हमारे और आपके बीच के लोग हैं। उनके हाथों में तलवार इसलिए थमा दिया गया क्योंकि उनकी आंखों से उनका सपना छीन लिया गया। हमारी आंखों से जिस दिन हमारा सपना छीन लिया जाएगा, उस दिन हमारे हाथों में भी तलवार होगी। मेरे दोस्त, इस मुल्क को खत्म होने से बचा लो। मैं ये बात इतने सीधे तरीके से, इतने साधारण तरीके से और इतने निर्मम तरीके से इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। आने वाले साल बहुत भारी होने वाले हैं। इस मुल्क पर भारी नहीं होने वाले हैं, हमारे और आपकी चेतना पर भारी होने वाले हैं, हमारे भविष्य पर भारी होने वाले हैं, हमारी आने वाली नस्लों पर भारी होने वाले हैं। उन सालों के बारे में सोचो, उन वर्षों के बारे में, उन लोगों के बारे में, उस नैरेटिव के बारे में जो उन वर्षों के लिए आज से तैयार किए जा रहे हैं। हमारे और आपके बीच ये जो हिंदू राष्ट्र का शिगुफा फेंका गया है, ये जो पुड़िया फेंकी गई है राष्ट्रीय धर्म की, ये जो बदले जा रहे हैं नाम, ये इसलिए बदले जा रहे हैं कि जब वो लोग आपके बीच फिर से सपने बेचने आए तो आप सवाल ना कर सकें। वो जब आपसे कहेंगे कि हमने आपके लिए एक मंदिर बना दिया है, तो आप ये ना पूछते हैं कि हमने घंटा तो बजा दिया, अब हमारी नौकरी कहाँ है ये भी बता दो, हमारी डिग्री कहाँ है ये भी बता दो। तो मेरे दोस्त, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मैंने शायद कुछ नाराज होने लायक बात कही होगी, मैंने कुछ ऐसा कहा होगा जो आपको चुभी होगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुश्किल दौर में, बहुत मुश्किल है आपकी तरह का श्रोता मिलना, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारे लोगों के बीच जाता हूं, बहुत सारे शहरों में घूमता हूं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर और इश्तिहार छपते हैं, लेकिन इतने मन से जो लोग सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं हैं, गुनने के बारे में सोचते भी हैं, वो लोग हमारी तरह के तकदीर वालों को मिलते हैं। उस तकदीर वाले को नहीं जो तकदीर बेचकर पेट्रोल के दाम 125 रुपये कर देता है। तो एक बार फिर से आवाज़ इंडिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप सब महानुभावों का, और आप मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी का जितना संघर्ष है, जितना तजुर्बा है, उतनी तो मेरी पूरी उम्र भी नहीं है। तो मैंने छोटी मुँह बड़ी बात कहने की कोशिश की है और आप सब ने मुझे सुना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम।